स्टूडेंट, हमारी शैक्षिक तकनीकी की जो शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ चल रही थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और लेकिन मैंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने बोल दिया था कि मैं बाद में इसे एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आज मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोग की समझ में नहीं आई होगी। तो जो नीतियाँ होती हैं, शैक्षिक तकनीकी की जो ये नीतियाँ हैं या विधियाँ हैं या युक्तियाँ हैं, ये क्यों यूज़ की जाती हैं, इनका क्या उपयोग है, ये हम आज देखेंगे। ये शैक्षिक नीतियाँ हैं या विधियाँ या युक्तियाँ, तीनों चीज़ें जो है हमारी शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए इनका यूज़ होता है। ये नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियों की सहायता से हमें जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब शिक्षण नीतियाँ देखिए, दो शब्दों से मिलकर बनी है, शिक्षण और नीतियाँ, है ना। तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें जो छात्र है और जो शिक्षक है दोनों ही जरूरी हैं और इन्हीं के द्वारा ये प्रक्रिया है, ये संपन्न होती है। दोनों के द्वारा ही, इसमें एक का महत्व नहीं है, दोनों का ही महत्व है। छात्र और शिक्षक दोनों का बराबर महत्व है। और जो क्लास की परिस्थितियां हैं, जो कक्षा की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा ये जो प्रक्रिया है संपन्न की जाती है। ये नीतियाँ, योजना या नीति तीनों एक तरह से कौशल की ओर संकेत करती हैं। मतलब किसी कार्य में कुशल होना। नीति का मतलब क्या है? कला और युद्ध कौशल से है इसका मतलब। इसको ज्यादातर युद्ध में सेना को सही स्थान पर या मोर्चे पर खड़े करने की और लड़ने की कला के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसको नीति का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने टाइम में जो युद्ध होते थे तो उसमें इसका यूज़ ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि हमें ऐसी नीति तैयार करनी है जिससे हमारी सेना की जीत हो, है ना। तो इस तरह से यूज़ किया जाता था। तो इसका ज़्यादातर यूज़ जो सेना में होता है, युद्ध में सेना को सही स्थान पर या मोर्चे पर खड़े करने की और युद्ध में लड़ने की कला के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। युद्ध विज्ञान की नीति शब्द को शैक्षिक तकनीकी में लिया गया। इसको फिर बाद में शैक्षिक तकनीकी के रूप में लिया गया। शिक्षा में नीतियों से मतलब, अब इसे जब हमने शिक्षा में लिया तो इसका क्या मतलब हुआ फिर भाई? वहाँ पे तो इसको कौशल की, युद्ध में जो लड़ने की कला है या हमें किस सैनिक को कहाँ खड़ा करना है, तो ये सारी नीति तैयार की जाती है। तो वहाँ तो इससे लगा लिया। लेकिन शिक्षा में कौन लड़ने जा रहा है भाई, किसका युद्ध हो रहा है या कौन सी सेना चल रही है, तो शिक्षा में इसका क्या मतलब है, ये अब हमें देखना है। तो शिक्षा में नीतियों से मतलब एक ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। शिक्षा में क्या है? एक ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था है। मतलब मैंने बताया ना कि नीति का क्या मतलब है, कौशल से, कुशलता से, योजना से, है ना, उससे लगाया जाता है, या चतुराई से भी इसका मतलब निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक शिक्षक एक ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। तो ऐसी नीति तैयार करता है शिक्षक जिनसे वो जो छात्रों से वो चाहता है कि हमें हमारे जो उद्देश्य हैं, जिसके लिए हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसके लिए हम छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, तो वो उन तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए नीति तैयार करता है।
मतलब शिक्षण नीतियां वो योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहारों या व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम, अनुभव और छात्र की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। किस किस को महत्व दिया जाता है? शिक्षण नीतियों में एक तरह से ये वो योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्य पर विशेष महत्व दिया जाता है, छात्र के व्यवहार पर महत्व दिया जाता है कि जो उन्हें अधिगम कराया गया है वो उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। व्यवहार परिवर्तन क्या होता है? अधिगम, है ना। तो वो या पाठ्य वस्तु है या कार्य विश्लेषण है, अधिगम, अनुभव और छात्र की जो पृष्ठभूमि आदि को, इन सब बातों को बहुत महत्व दिया जाता है शिक्षण नीति में। और शिक्षण विधियां क्या हैं? देखिए, ये तीनों शब्द एकदम मिलते जुलते हैं कि शिक्षण नीतियां, शिक्षण विधियां और शिक्षण युक्तियां तीनों मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है। बहुत से लोग इन्हें एक ही चीज़ समझ के बस टिक लगाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इन्हें हमें ढंग से समझना होगा, है ना। तो शिक्षण विधियां क्या हैं? जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है। ये नीति तो विधि से पहले की बात है कि हमें नीति तैयार करनी है कि किस विधि के द्वारा, किस युक्ति को यूज करके हमें बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन नीति हमारी तैयार हो गई, लेकिन हमारे पास विधि नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? तो उसके लिए हमें एक विधि का भी निर्माण करना पड़ता है ना। तो ये शिक्षण विधि नीति के बाद यूज होती है। तो शिक्षण विधि क्या है? जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता है। एक तरफ तो इसके अंतर्गत बहुत सी प्रणालियां, योजनाएं शामिल की जाती हैं और दूसरी तरफ शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी शामिल की जाती हैं। जैसे कि देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया है कि कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं। युक्ति किसी विधि का अंग तो हो सकती है, युक्ति जो है किसी विधि का अंग तो हो सकती है, लेकिन पूरी एक विधि नहीं हो सकती। एक ही युक्ति में हम बहुत सारी विधियों को यूज कर सकते हैं। कुछ विधियों के नाम जैसे आपने सुने भी होंगे, जैसे मॉन्टेसरी विधि, ये इनके जो प्रवर्तक थे या जिन्होंने ये बनाई थी वो मारिया मॉन्टेसरी थी। किंडरगार्टन विधि थी, फ्रॉवेल ने बनाई थी। खेल विधि थी, हेनरी ने बनाई थी। डाल्टन विधि, हेलन ने। पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी ने। खोज विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रश्नोत्तर, सुकरात ने। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक ने। तो ऐसी ही बहुत सारी विधि हैं, और भी बहुत सी विधियां हैं। अब मैंने ये थोड़ी बहुत मुझे ध्यान आ रही थी तो वो मैंने बता दी। बाकी आप लोगों को विधि के बारे में और जिसने ये बनाई है, तो अगर उसके बारे में देखनी तो मेरे और भी वीडियो हैं पुराने, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और फिर से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सारी विधि के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी जो मुझे दिमाग में आ रही थी वो मैंने बता दी। तो ये सारी विधि हैं, है ना। मतलब शिक्षण विधियां वह विधियां हैं जिनकी हेल्प से एक टीचर क्लास में शिक्षण का कार्य प्रारंभ करता है और उसे संपन्न करता है। मतलब विधि क्या है? विधि जैसे कि हम किस विधि से पढ़ाना चाह रहे हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा खेल विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। खेल खेल में सारी शिक्षा दी जाती है, उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता। तो वो खेल विधि जो है, अब ज्ञान दे रहा है टीचर, कैसे दे रहा है? खेल खिला के दे रहा है ना, तो वो खेल विधि है ना। ऐसे ही जो है देखिए, पर्यटन विधि है, वो कैसे, जैसे कि अब जाते हैं कहीं, वहाँ पे हम कोई चीज़ दिखाते हैं और घुमाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, ये कैसे क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं। या और भी विधि हैं, खोज विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उसके आंसर निकलवाते हैं छात्रों से। तो ये सारी विधियां हैं। मतलब शिक्षण विधियां वह विधियां हैं जिनकी हेल्प से एक टीचर क्लास में शिक्षण का कार्य प्रारंभ करता है और उसे संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। अगर शिक्षण विधि नहीं होगी तो शिक्षण में और छात्रों के बीच अंतःक्रिया कैसे होगी? कैसे वो आगे बढ़ पाएगी? अधिगम कैसे आगे बढ़ पाएगा, है ना।
शिक्षण जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। क्योंकि जितना भी छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर जितना भी जो जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? एक शिक्षण विधि पे ही डिपेंड करता है ना, जिस विधि का हम यूज़ करें। अब देखिए, छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम किसी और विधि के द्वारा पढ़ाएंगे तो वो उन पे काम नहीं करेगी। छोटे बच्चों को तो भाई खेल विधि के द्वारा ही चीज़ें समझ आएंगी, है ना। ऐसे ही बड़े बच्चे हैं तो उनको ऐसी विधि नहीं काम करेंगे, उन्हें क्या खेल खिलाना। तो जो बच्चे हैं या जो छात्र हैं जिस एज के हैं उस हिसाब से विधियां होती हैं, उसी हिसाब से उनका अधिगम होता है और व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब वही शिक्षण जितनी कुशलता से शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और ज्यादा प्रभावशाली होती है। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए? शिक्षण विधि क्या है? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए के प्रश्न का सही उत्तर है। मतलब आपकी समझ में आ रही होगी कि शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि हमारे एक तरह से हम ये प्रश्न हमारे माइंड में चलता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, तो ये इसका सही उत्तर है कि हमने एक विधि तैयार करी, ऐसे पढ़ाया जाए। यह किसी विषय या टॉपिक को छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक उत्तम और प्रभावशाली नीति और नियमों का निर्माण करती है। एक तरह से शिक्षण विधि को शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक उपकरण का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये तो सब जानते ही हैं। इसीलिए शिक्षण विधियों का निर्माण भी या उपयोग सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। मतलब क्योंकि ये शैक्षिक जो क्या कहते हैं, ये शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो हमें जब भी हम कोई भी शिक्षण विधि का निर्माण करेंगे तो हमें जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही शिक्षण विधि का निर्माण करना पड़ता है। अब हम देखेंगे युक्तियां क्या हैं। तो युक्तियां जैसे कि शिक्षण की विभिन्न प्रविधियां, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण के लिए प्रविधि व्याख्या प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, व्याख्या प्रविधि और स्पष्टीकरण प्रविधि आदि ये सब होती हैं, है ना। देखिए, प्रविधि और विधि में भी लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी अलग अलग चीज़ हैं। इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि शिक्षण युक्तियां क्या है। जिस प्रकार शिक्षण की विभिन्न प्रविधियां हैं, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, व्याख्या प्रविधि या और स्पष्टीकरण प्रविधि, तो ये क्या किसी ना किसी शिक्षण प्रविधि के सहायक हैं ये। उसी तरह शिक्षण की विभिन्न युक्तियां भी किसी न किसी प्रकार शिक्षण प्रविधियों की सहायक हैं। मतलब शिक्षण युक्तियां मौलिक रूप में अधिगम की या सीखने की आधारशिला है। शिक्षण प्रविधियां क्या हैं? ये शिक्षण युक्तियां क्या हैं? शिक्षण युक्तियां जो हैं मौलिक रूप में अधिगम की या सीखने की आधारशिला हैं। सफल शिक्षण की आधारशिला उसके नियोजन पर है। जैसे आपने देखा होगा शतरंज होता है, तो उसमें चेस में क्या होता है कि एक जो खिलाड़ी होता है, जैसे कोई कुशल खिलाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज है और उसे कुशल होता है, जैसे उस खेल में निपुण होता है, तो कुशल खिलाड़ी जो होता है नई चालों को सोचता रहता है और नई नई युक्तियां बनाता रहता है कि मुझे आगे क्या करना है। मतलब वो सामने वाले को की सोच तक जाने की कोशिश करता है कि अब मैं ये चाल चलूंगा तो सामने वाला ये चाल चलेगा, तो उसके लिए अगली चाल वो पहले से ही सोच के रखता है। तो वो जैसे खिलाड़ी होता है चेस में, तो वो नई चालों को सोचता है और नई नई युक्तियां बनाता है। ठीक उसी तरह से एक आदर्श शिक्षक जो होता है वो भी शिक्षण की नई नई युक्तियां प्रयोग में लाता है, जिससे छात्र की जो समस्याएं हैं, समस्याओं का अपनी युक्तियों की सहायता से समाधान कर सके।
शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण संरचना को व्यवहारिक, गत्यात्मक, प्रेरणादायक, सफल और प्रयोजनवादी बनाने के लिए शिक्षण की सफल एवं उचित युक्तियों का प्रयोग में लाना बहुत जरूरी है। तो वो एक शिक्षक सोचता रहता है ये क्या है, ये युक्तियां ही हैं ये सारी। यहाँ समझ आ गया होगा कि युक्तियां क्या हैं, नीतियां क्या हैं और विधियां क्या हैं। ठीक है। और शिक्षण की जो महत्वपूर्ण युक्तियां हैं जैसे कि स्पष्टीकरण है, व्याख्या है, विवरण है, वर्णन है, दृष्टांत है, प्रश्न कला युक्ति है, प्रश्न कला युक्ति, उत्तर देना, यथार्थ कार्य, गृह कार्य, ये सब क्या हैं, ये सारी युक्तियां हैं, महत्वपूर्ण युक्तियां। पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, ये सारी युक्तियां। और इसी में होती हैं आगे स्थिरीय शिक्षण युक्तियां होती हैं। तो वो क्या होती हैं, जैसे ड्रिल है, समीक्षा है, या पुनरीक्षण है, पुनरावृत्ति है, पुनः अभ्यास है, ये सारी स्थिरीय शिक्षण युक्तियां होती हैं। और मैं आपको बता रही थी कि विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता है, तो इसमें अंतर होता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे एक ही मानते हैं। तो विधि वह होती है जिसके द्वारा छात्रों को हम ज्ञान प्रदान कराते हैं, विधि के द्वारा हम छात्रों को ज्ञान देते हैं, और प्रविधि में शिक्षक के द्वारा की गई सारी गतिविधियों को निहित किया जाता है। समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाएगा प्रविधि। अभी हमारी ये 3 चीज़ें चल रही हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जो विधि है उसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है छात्रों को, और प्रविधि में जो टीचर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी प्रविधि में आती हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी बुक में से मैंने आपको उस दिन पढ़ा ही दिया था और समझा भी दिया था बीच बीच में, ये सारा युक्तियाँ, नीतियाँ जो इस बुक में दिया था वो मैंने आपको उस दिन पूरा पढ़ा दिया था। एक्सप्लेन नहीं किया था तो वो मैंने आज कर दिया है। आगे हमारी है इसमें शिक्षण नीतियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण आज हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसकी जो नीतियां हैं, शिक्षण नीतियां हम कल देखेंगे। अभी हम शिक्षण नीतियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा है, तो आपकी समझ में आ जाएगा, जिससे कि ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। चलिए इसे देख लेते हैं कि शिक्षण नीतियों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ और प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ। तो इसे देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कक्षा के वातावरण, कक्षा की परिस्थितियां तथा शिक्षक के दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षण नीतियों को प्रमुख 2 रूपों में, 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां और प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां क्या होती हैं, तो ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां जनतंत्र के मूल्यों पर आधारित रहती हैं। ये नीतियां बाल मनोविज्ञान का प्रयोग कर शिक्षण को बाल केंद्रित बनाती हैं। जो ये नीतियां हैं इसमें क्या होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज़ होता है इसमें, और उसको उनका यूज़ करके ये बच्चों के हिसाब से ही शिक्षण को बाल केंद्रित बनाती हैं। ठीक है। इन नीतियों में प्रमुख स्थान बालकों या छात्रों को दिया जाता है। जब बाल केंद्रित है और तो फिर इसमें प्रमुख स्थान भी बालकों का और छात्रों का ही होगा, ये तो है ही। शिक्षक का स्थान गौण रहता है। इसमें शिक्षक छात्र की आयु, परिपक्वता, मानसिक योग्यताओं, रुचि, सामर्थ्य तथा क्षमताओं आदि के आधार पर अपने शिक्षण कार्य की व्यवस्था करते हैं। जब शिक्षक कोई भी अपना वो जो शिक्षण कार्य है उसकी व्यवस्था करता है तो उसमें छात्रों की आयु, उनकी क्षमता, मानसिक योग्यता, उनकी ये सारी चीज़ें और उनकी रुचि, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य की व्यवस्था करते हैं। इसमें छात्र अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र होते हैं।
इस प्रकार की जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा उनकी कल्पना, तर्क, निर्माण तथा सृजन आदि क्षमताओं का विकास करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसमें बच्चों को, छात्रों को फ्री कर दिया जाता है कि वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर और अपनी सृजनात्मकता की आदि क्षमताओं आदि के आधार पर अपनी क्षमताओं का विकास करने में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो उन्हें उनके हिसाब से सोचने के लिए, कार्य करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक तरह से फ्री कर दिया जाता है ना। छात्र स्मृति स्तर से प्रारंभ कर अपने ज्ञान को चिंतन स्तर तक ले जाकर समस्याओं के समाधान में सफलता प्रदान करते हैं। स्मृति स्तर से प्रारंभ कर अपने ज्ञान को चिंतन स्तर तक ले जाकर समस्याओं के समाधान में सफलता प्रदान करते हैं। ये स्मृति और चिंतन आप लोगों को मैंने अभी नहीं कराया शायद, या हो सकता है मैंने साइकोलॉजी का जब पेपर कराए थे तो उसमें ये मैंने स्मृति शायद कराया होगा, या अगर नहीं कराया होगा तो मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं। ये आपकी समझ आ ही गया होगा कि जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ क्या होती हैं। यह नीति छात्रों में सामाजिक विकास करती है और उन्हें ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा गत्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देती है। देखिए, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ज्ञानात्मक क्या होता है, भावात्मक और गत्यात्मक क्या होता है। ये मैंने पहले बता रखा है, आप लोग मेरे और जो पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी तो फिर ये है कि हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है। अगर किसी को ना समझ आए तो बता दीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझा दूंगी। अभी हम आगे ही चलेंगे। इस प्रकार की नीतियों में प्रमुख नीतियां हैं वाद विवाद, अन्वेषण, समीक्षा, योजना पद्धति, गृह कार्य, मस्तिष्क हलचल, स्वतंत्र अध्ययन, अभिनय, संवेदनशील प्रशिक्षण आदि। ये देख लीजिएगा कि ये किसके अंतर्गत आती हैं। ये सारी नीतियां जो हैं, चलिए आगे देखते हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ ये क्या होती हैं और कौन कौन सी हैं, इसमें देखते हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ प्रभुत्ववाद या निरंकुशवाद के मूल्यों पर आधारित होती हैं। इन नीतियों में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। देखिए, पहले हमने सुना था, उसमें देखा था जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों में छात्र का स्थान प्रमुख होता है और शिक्षक का गौण। लेकिन इसमें जो है प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ, इसमें टीचर का जो स्थान है वो प्रमुख है और छात्रों का गौण होता है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं, बैठे रहते हैं। ये नीतियाँ शिक्षक प्रधान होती हैं। इसमें छात्र शिक्षक की प्रत्येक बात, विचार तथा दर्शन बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। शिक्षक स्वयं पाठ्य वस्तु का निर्धारण अपने आदर्शों तथा रुचियों के आधार पर करता है। छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। यह शिक्षण स्मृति स्तर पर ही होता है और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें जो होता है, जो पाठ्य वस्तु होती है, उसमें ना तो बच्चे की रुचि का ध्यान रखा जाता, ना ही उसकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता। उसमें जो भी उनका पाठ्यक्रम होता है वो सब बच्चों के अनुसार एक ही रहता है, किसी बच्चे के लिए चेंज नहीं होता है, एक सा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। यह शिक्षण स्मृति स्तर पर ही होता है और इनके माध्यम से केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से होती है। इन नीतियों के प्रयोग से कक्षा का वातावरण पूर्णतः औपचारिक रूप ग्रहण कर लेता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में प्रमुख नीतियाँ जो हैं वो हैं व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, ट्यूटोरियल, अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए, इसमें जो ये है, बाकी तो आपकी समझ में आ जाएंगी, उनके बारे में इतना नहीं समझाना जरूरी, लेकिन जो ये अभिक्रमित अनुदेशन है ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये इतनी टफ भी नहीं है, बाकी की जो हैं
अगर ज़रूरी लगेगा तो बता दूंगी, थोड़ा बहुत बताना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग कहेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं थी कि इसके अंतर्गत आती हैं और ये क्या है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देंगे। बाकी एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अभिक्रमित अनुदेशन ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियाँ इसमें दी हुई हैं कि आगे जो हैं शिक्षण नीतियाँ वो विवरण दिया हुआ है, तो वो हम बाद में ही देखेंगे, क्योंकि अभी हमने खाली ये जो शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ देखी हैं और शिक्षण नीतियों का वर्गीकरण देखा है ना सॉरी। और इन नीतियों का प्रयोग शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, ये शिक्षक के लिए एक तरह से शिक्षक के लिए कही गई है ये बात कि इन विधियों का प्रयोग शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानी पूर्वक शिक्षक को करना चाहिए। तो ये हमारा आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे आगे नीतियाँ, जो कि हमारी पहली है व्याख्यान नीति। ज़्यादातर सब लोग जानते ही होंगे व्याख्यान नीति क्या होती है। लेक्चर जो होता है, जो लेक्चर दिया जाता है, जिसे केवल एक टीचर देता है, व्याख्यान करता है और सारे स्टूडेंट बैठ के उसे सुनते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज है ही। तो देखेंगे थोड़ा सा, बस ये है कि हमें अपना कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, तो सब चीज़ें लेके चलनी है। तो थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, फिर भी किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर